हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं खनिज लवण। और इस खनिज लवण में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कैल्शियम, फास्फोरस और आपका आयरन। उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोडीन, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के I2 से दर्शाया जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके आयोडीन क्या है, ये इसकी प्राप्ति कहाँ होती है, इसकी कमी किस क्षेत्रों में देखने को मिलती है, इसकी कमी से कौन सी आपकी गंध प्रभावित होती है और कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, गर्भवती महिलाएं कैसे प्रभावित होती हैं, कितनी मात्रा में यह हमारे शरीर में संचित होता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी मुख्य बातों को इस छोटी सी वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। आपका जो आयोडीन है यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का घटक है। आपको पता है कि हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। थायराइड ग्लैंड या आपके अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर की तरह होती है, यानी कि एच के आकार की होती है। और आप लोग देखते हैं कि यह तितली के जब पंख फैलाती है तो उसका भी आकार लगभग कुछ उस प्रकार से बन जाता है, अंग्रेजी के एच आकार का बन जाता है। इसी कारण से इसे बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात हो गई। और जो इस ग्रंथि से जो हार्मोन का स्राव करती है आपकी थायराइड ग्रंथि, उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। और इसी थायरॉक्सिन हार्मोन में आपके आयोडीन को देखा गया, लेकिन आयोडीन पाया जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है। लेकिन यहीं पर बात आती है कि जो आपके थायरॉक्सिन हार्मोन है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन तो पाया जाता है, इतनी बात तो सही, लेकिन इसे सबसे पहले किसने पहचाना, किसने देखा, किसने इसकी खोज किया? तो नाम आता है कैंडल ने 1915 में इसे पहचाना था। कहाँ पे पहचाना था? आपका जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन, इसी थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन को पहचाना था। कब पहचाना था? 1915 में पहचाना था। किसने पहचाना था? आपके कैंडल ने पहचाना था। I2 की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका आयोडीन है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आयोडीन की कमी से जो होने वाला जो स्राव है, जो हार्मोन का स्राव है, वह प्रभावित होता है। वो स्राव कौन सा है? आपका थायरॉक्सिन है। जब आयोडीन की कमी होती है तो आपकी जो हमारी ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है, यह अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है और इसमें अल्पस्राव होने लगता है। और जब अल्पस्राव होने लगता है तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है यह कभी भी नहीं चाहती है कि हमारे शरीर में, जिस शरीर में मैं उपस्थित हूँ, उसमें जो आपके थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो। इसीलिए वह निरंतर परिश्रम करती है, दिन रात परिश्रम करती, बहुत सारी एनर्जी को लगा देती है, जिससे कि हमारे ब्लड में आयोडीन की मात्रा, इस हार्मोन में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त बनी रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो जब हमारे आहार में आयोडीन की कमी है या हमारे शरीर में आयोडीन की कमी है? जब शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो आपके थायराइड ग्लैंड में भी इसकी कमी होगी, तो जिससे यह पूर्ति हो नहीं पाती है। लेकिन वो पूर्ति करने के लिए दिनों रात परिश्रम करता है और दिनों रात परिश्रम करने के कारण उसमें सूजन आ जाती है, और सूजन आ जाती है, गांठ का रूप धारण कर लेती है, और इसी का नाम दिया जाता है ग्वाइटर। इसी को ही घेघा रोग के नाम से जाना जाता है, इसी को ग्वाइटर कहा जाता है। तो ज़्यादा परिश्रम करने की वजह से सूज जाती है। और ज़्यादा परिश्रम करते क्यों है? क्योंकि इससे जो इसका स्राव होना था, जितनी पर्याप्त मात्रा में स्राव होना था, वह आयोडीन की उपस्थिति में होना था, लेकिन आयोडीन का अभाव है, जिसके कारण वो ज़्यादा परिश्रम कर रही है और परिश्रम करने के कारण फूल जा रही है। और जब फूल जाए तो उसका एक नाम दे दिया जा रहा है, क्या? ग्वाइटर। इतनी बात हो गई। यहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 20 से 25 मिलीग्राम आयोडीन पाया जाता है। जब एक स्वस्थ शरीर में 20 से 25 मिलीग्राम I2 पाया जाता है। अब बात आती है कि 20 से 25 ग्राम I2 पाया जाता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ पे होता है? हमारे शरीर में तभी कोई भी चीज़ पाया जाएगा जब उसका हमारे शरीर में संग्रह होगा। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि आयोडीन का संग्रह हमारे शरीर के किस अंग में होता है? तो आपका कहीं और नहीं बल्कि आपके थायराइड ग्लैंड में इसका संग्रह हुआ करता है। और कितना होता है? आपके 20 से 25 मिलीग्राम तक इसका संग्रह होता है। अगर हम वहीं पर आयोडीन के कार्य की बात करें तो आपका जो आयोडीन है यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ आपके BMI
को नियंत्रित व नियमित करने में भी सहायता करता है। अब यहाँ पर आपके सामने एक शब्द आगे मिल गया, BMI। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे कई बार पूछता है कि BMI का फुल फॉर्म क्या है। वहीं पर पूछता है कि BMI निकालने का फार्मूला क्या है, BMI को कैसे निकालते हैं। तो जान लीजिए जो BMI हुआ करता है, BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स कितना है, यानी कि वह लंबाई के अनुसार उसकी चौड़ाई कितना है, उसका कितना वजन है, उसकी कितनी हाइट है, कितना वजन है, इसी के अनुपात को ही बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और बॉडी मास इंडेक्स के निकालने का जो फार्मूला होता है, व्यक्ति की ऊंचाई मीटर में और व्यक्ति का भार केजी में। तो व्यक्ति का भार केजी में बटा व्यक्ति की लंबाई मीटर का वर्ग, BMI बराबर होता है व्यक्ति का भार केजी में बटा व्यक्ति की लंबाई मीटर में, और इसका जो है वर्ग होता है, ये आपका होता है BMI का फार्मूला। BMI बॉडी मास इंडेक्स, भार केजी में बटा लंबाई मीटर में और मीटर का वर्ग, यही आपके BMI निकालने का फार्मूला होता है। और जो आपका आयोडीन है यह आपके BMI को भी नियंत्रित व नियमित करता है। इसके साथ साथ जो आपका आयोडीन हुआ करता है यह ताप को भी नियंत्रित करता है। BMI हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज कैसे करता है? आपको लिख देता है कि आपका 98.6 अंश सेल्सियस, और दूसरा ऑप्शन देता है 98.6 अंश फारेनहाइट, वहीं पर केल्विन दे देता है। लेकिन हमें जानना होगा जब वो अंश सेल्सियस की बात करें तो हमारे शरीर का तापमान 37 अंश सेल्सियस होता है, लेकिन जब वो फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फारेनहाइट होता है, और जब वो केल्विन में बात करें तो हमारे शरीर का तापमान 310 केल्विन हुआ करता है। इतनी बात हो गई। यानी कि जो आपका आयोडीन है आपके शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है, और इसके साथ साथ हृदय गति को भी नियंत्रित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वहीं पर जो आपका आयोडीन है आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में भी सहायक होता है। लेकिन यहीं पर आपसे अगर पूछे वह कौन सा आपका हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में काम करता है, कौन सा हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, तो आपके जवाब होना चाहिए इंसुलिन होता है और आपका ग्लाइकोजन होता है। तो आपका, चलिए मैं मिस कर रहा हूँ, आपका इंसुलिन होता है जो कि आपके अतिरिक्त ब्लड में ग्लूकोज को आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि आपके मांसपेशियों में जाकर संश्लेषित होता है। और ग्लूकागान होता है जो ग्लूकागान आपकी अल्फा सेल के द्वारा रिलीज होता है, अग्नाशय की अल्फा सेल के द्वारा, और यही जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, तो ग्लूकागान है। इतनी बात हो गई। वहीं पर आपका जो आयोडीन है आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त आपके कैल्शियम और फास्फोरस के बाहर निकालने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हमें पता है जब हमारे शरीर में हाइपरकैल्सीमिया की स्थिति हुआ करती है। हाइपरकैल्सीमिया का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा, और आपको पता है कि कैल्शियम के साथ आपका फास्फोरस जुड़ा हुआ होता है। जब कैल्शियम की हमारे शरीर में मात्रा बढ़ती है तो जाहिर सी बात है फास्फोरस की भी मात्रा बढ़ी हुई होती है। जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की अतिरिक्त मात्रा है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी आपका आयोडीन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं पर अगर हम इसकी कमी से रोग को देखें तो विटामिन आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, तो पहाड़ी लोगों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर होता है। और पहाड़ी लोगों में विशेष रूप से एक स्पेसिफिक क्षेत्र है जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें जो आपके ग्वाइटर हुआ करता है इसके लिए एक नाम दिया जाता है, नाम वह आपका है इंडेमिक ग्वाइटर। इंडेमिक ग्वाइटर कहा जाता है। आपको पता है कि आप लोग देखते हैं कि इंडेमिक, स्पॉन्डेमिक और आपका होता है पैंडेमिक, इंडेमिक, स्पॉन्डेमिक, पैंडेमिक। लेकिन जब हम इंडेमिक की बात करते हैं तो इंडेमिक का मतलब होता है कि एक निश्चित एरिया, जब किसी भी बीमारी से कोई एक निश्चित एरिया प्रभावित होता है तो उसे इंडेमिक के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं पर जब हम पैंडेमिक की बात करते हैं, जिसे हम लोग विश्वमारी के नाम से भी कह सकते हैं, जब कोई बीमारी किसी बहुत ही कम समय में बहुत सारे एरिया को कवर कर ले, देश विदेश को कवर कर ले,
देश अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि एक देश के साथ साथ दूसरा देश भी प्रभावित हो जाए बहुत ही कम समय में, तो उसे ही पैंडेमिक के नाम से जाना जाता है। और इस पैंडेमिक में आपका एंडेमिक से एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यही आपके 3 टर्म होते हैं जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है, पुनः सुन लीजिए। आपके एंडेमिक की बात करें, जब किसी भी बीमारी से कोई एक विशेष क्षेत्र प्रभावित होता है जो कि सीमित होता है, उसे एंडेमिक कहा जाता है। लेकिन वहीं इस पैंडेमिक की बात करें तो इससे क्षेत्र जब थोड़ा सा ब्रॉड होगा तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। लेकिन वहीं पर जब पैंडेमिक की बात करता है तो आपकी वैश्विक महामारी इसे नाम दिया जाता है, जिसमें जो है आपके बहुत ही कम समय में आपके बहुत सारे देश, बहुत सारे जिले प्रभावित हो जाते हैं, इसे आपका पैंडेमिक नाम दिया जाता है। तो आपका जो होता है यहाँ पर है कि पहाड़ी लोगों में इसकी कमी से एंडेमिक ग्वाइटर देखा जाता है, क्योंकि वो जो पार्टिकुलर जो क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जो लोग निवास करेंगे उन्हीं लोगों को यह ग्वाइटर होगा। अच्छा, बात यहाँ से आती है कि जो पहाड़ी लोग हैं उनमें ग्वाइटर होता क्यों है? क्योंकि आपको बता दें, जो मिट्टी में उपस्थित आयोडीन है, जो पहाड़ी है यानी कि वो ऊंचाई पर है, जब उस पर पानी गिरता है तो पानी के माध्यम से आपका आयोडीन क्षमता हुआ बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो वहाँ पर जो भी हुए आपके फल सब्जी, जो भी खाद्य पदार्थ वहाँ पर उगाए जाते हैं, खाद्यान्न उगाए जाते हैं, उनमें आयोडीन की कमी पाई जाती है। जब उनमें आयोडीन की कमी पाई जाती है और वही उसको सेवन कर रहे हैं और आयोडीन युक्त नमक का सेवन नहीं कर रहे हैं, तब उनमें यह रोग देखा जाता है। इसी कारण से इसे एंडेमिक ग्वाइटर नाम दिया जाता है, क्योंकि यह स्पेसिफिक क्षेत्र प्रभावित होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र रहेगा जहाँ पर आयोडीन की कमी है वहीं पर यह रोग होगा, इसीलिए इसे एंडेमिक ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। अब बात जब आती है ग्वाइटर की बात आती है तो ग्वाइटर को तो आप लोगों ने जाना, लेकिन हमने यहाँ पर एंडेमिक ग्वाइटर की बात किया। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ बीमारी के रूप में अगर हम ग्वाइटर की बात करें तो आपका ग्वाइटर कुछ नहीं, जब व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की कमी होती है तब ये उसमें ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर और आपका कुछ नहीं बल्कि आपका क्या होता है, घेघा रोग। घेघा रोग में होता क्या है कि जो आपकी थायराइड ग्रंथि है जो कि यहाँ पे पाई जाती है, अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होती है, इसे बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जब सूजन आ जाती है तो इसी को ही ग्वाइटर ग्लैंड के नाम से, ग्वाइटर रोग के नाम से जाना जाता है, ग्वाइटर डिसीज के नाम से जाना जाता है। और इससे प्रभावित कौन होता है? सबसे अधिक जो इसे प्रभावित होती हैं आपकी किशोरियों के साथ साथ महिलाओं में विशेष रूप से गर्भवती महिला, जो लैक्टेटिव महिला हो, स्तनपान करने वाली महिला हो, गर्भवती महिला हो, ये लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हुआ करती हैं आपके ग्वाइटर से। क्योंकि आपको पता है कि जब उनके शरीर में शिशु पल रहा होता है, स्तनपान करा रही होती हैं, तो उसमें आपकी आयोडीन की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता हुआ करती है, अतः इनको अतिरिक्त आयोडीन लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब इसकी कमी पाई जाए तो आपके ग्वाइटर डेवलप हो जाता है। इतनी बात हो गई। तो ग्वाइटर का संबंध आयोडीन से है। आयोडीन का संचय कहाँ पे होगा? आपके थायराइड ग्लैंड में होगा। और जब थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी होगी तो यह आपकी थायराइड ग्लैंड सूज जाती है, और सूजने की घटना को जब सूज जाती है उसे को ही ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं पर आपकी 2 बीमारी का और नाम आता है, क्रेटिनिज्म और मैक्सिडिमा। इस क्रेटिनिज्म और मैक्सिडिमा को लेकर हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन बना रहता है। क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम लोग देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बनता है कि आपके आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है। तो यहीं पर ये आपको कंफ्यूज कर देता है ग्वाइटर और क्रेटिनिज्म में। आज से आप लोग कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि देखिए कुछ इस प्रकार से जब हमारे मैक्सिडिमा की बात आती है, मैक्सिडिमा और हमारा कंफ्यूजन होता है कि मेच्योर और अनमेच्योर। जो वयस्क में होगा, वयस्क का मतलब होता है मेच्योर में माँ है, और यहाँ पर मिक्सिडिमा है, यानी कि मिक्सिडिमा आपके मेच्योर व्यक्तियों में होगा, यानी कि आपके व्यक्तियों में होने वाला है, यानी कि प्रौढ़ों में होने वाली समस्या, आयोडीन की कमी से प्रौढ़ों में जो बीमारी होती है उसे मिक्सिडिमा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब आयोडीन की कमी से बच्चों में जो होने वाली बीमारी है उसे क्रेटिनिज्म के नाम से जाना जाता है। जो कि अगर देखा जाता है कि जो गर्भस्थ महिला होती है, अगर उनके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो उनमें जो शिशु पल रहा होता है उनके पेट में, उसमें भी ये आपकी बीमारी देखने को मिलती है, उसे क्रेटिनिज्म नाम दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि बच्चा जो मंद बुद्धि का हो जाता है और यह किसी भी चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, अपने सिर को गिराए हुए रहता है, एकाग्रता नहीं बना पाता है, तो इसी बीमारी को ही क्या कहा जाता है, क्रेटिनिज्म। सिर्फ आपसे इतना ही बार बार पूछा जाता है कि बालकों में, नवजात बच्चों में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो क्रेटिनिज्म होती है। और प्रौढ़ों में आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो मेच्योर हो चुके हैं, तो जो मेच्योर हैं उनमें मैक्सिडिमा, और जो मेच्योर नहीं है उसमें क्रेटिनिज्म। आज से आप भूलेंगे नहीं। चलिए, वहीं पर जब हम आयोडीन की अधिकता की बात करते हैं तो आयोडीन की अधिकता से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव अधिक होने लगता है। जब हमारे शरीर में जब कोई भी हार्मोन है, कोई भी एंजाइम है,
जब उसका स्राव आवश्यकता से अधिक होगा तभी भी हमारे लिए हानिकारक है, और जब आवश्यकता से कम होगा तभी हमारे लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर अब आवश्यकता से अधिक होने लगे, यानी कि आयोडीन की मात्रा कहीं ना कहीं बढ़ रही है। आयोडीन की मात्रा कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बढ़ रही है, यानी कि आयोडीन की मात्रा तभी बढ़ेगी जब उसका अवशोषण हमारे शरीर के द्वारा होगा। तो जब इसकी मात्रा बढ़ रही है, किसकी, आपकी आयोडीन की मात्रा बढ़ रही है, तो आपके थायरॉक्सिन हार्मोन का भी स्राव बढ़ जा रहा है। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है तो उसके लिए भी एक नाम है, उसको हम जानते हैं एक्सोथैल्मिन ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। एक्सोथैल्मिन ग्वाइटर के नाम से इसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एक्सोथैल्मिन ग्वाइटर किसे कहते हैं? जब हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। वहीं पर जब इसकी थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो इससे होने वाली समस्या क्या, इसके लक्षण है, क्या इसके प्रभाव हैं, इसको देखें तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। वहीं पर जो आपकी नाड़ी की गति है यह भी आपकी बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है और त्वचा का लाल पड़ जाना। इसके साथ ही साथ विशेष रूप से आपका जो महिलाओं में मासिक धर्म हुआ करता है, मासिक धर्म में दर्द भी देखा जाता है, जो कि क्रेब्स, जो कि चुभन की दर्द होती है। अब वहीं पर आपको हम अगर CDP में ले चलें तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एमनोरिया को देखा था कि जब महिलाओं में, जब बालिकाओं में 15 वर्ष की आयु तक मासिक धर्म नहीं आता है तो इसे एपिनोरिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब मासिक धर्म में होने वाले दर्द को, जब मासिक धर्म में दर्द होता है तो उसे डिसएमिनोरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ से रिलेट कर लिए। और आपको पता है कि मोनोपोज स्टेज क्या होता है। चलिए, सांस फूलना, त्वचा का लाल पड़ना, उसके साथ ही साथ जो है मासिक धर्म में दर्द होना। और आपसे पूछता है कि मासिक धर्म में कैसा दर्द होती है, तो चुभन जैसी दर्द इसमें हुआ करती है। वहीं पर जब हम इसके स्रोत की बात करते हैं तो आपके आयोडीन का जो मुख्य स्रोत हुआ करता है समुद्री भोज्य पदार्थ। समुद्री भोज्य पदार्थ में आपका पर्याप्त मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। और आपको पता है कि जो हम लोग नमक की प्राप्ति करते हैं ये आपके समुद्री जल से नमक की प्राप्ति होती है, और इसी कारण से आपके नमक में आयोडीन पाया जाता है। अब आप लोग देखते हैं कि फोर्टिफाइड भी किया जाता है। आप लोग देखते हैं टाटा साल आयोडीन युक्त नमक क्या है, इसमें जो आपका नमक है जो कि समुद्री जल से ही प्राप्त है, लेकिन उसमें और अतिरिक्त आयोडीन की मात्रा को मिलाया जाता है। और इसके साथ साथ आपका दूध, अंडा, सब्जी एवं फल में देखा जाता है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, सब्जी और फल की बात करेंगे, तो सब्जी और फल में तभी आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होगी जब उस मिट्टी में आयोडीन होगा जहाँ पे वह पौधा लगा है, जहाँ पे वह फल लगा है, जहाँ पे फल का हम लोग रोपण किए हैं, लगाए हैं, उस मिट्टी में जब आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होगी तभी जो है फल और सब्जी में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा में मिलने वाली है। अगर हम संग्रह की बात करें तो इसका जो संग्रह हुआ करता है आपके थायराइड ग्लैंड में होता है। और आपको पता है कि जो संग्रह होता है आपके 20 से 25 मिलीग्राम होता है। वहीं पर जब हम विसर्जन की बात करते हैं तो जो आयोडीन का विसर्जन होता है, यानी कि हमारे शरीर से निकलता है, वह आपके मल और पसीने के माध्यम से या हमारे शरीर से बाहर निकलता है। आप लोग देखते हैं कि बच्चों में आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है, और इसी को क्रेटिनिज्म को वर्तमान में कॉग्निटल आयोडीन डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसी क्रेटिनिज्म को आपका क्रेटिनिज्म दे दे, चाहे आपका कॉग्निटल आयोडीन डिफिशियंसी सिंड्रोम दे दे, तो आपको वही जानना है कि आपसे पूछ ले कॉग्निटल आयोडीन डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या है, तो आपका यह कुछ और नहीं बल्कि आपका क्या है, क्रेटिनिज्म की बात कर रहा है। वहीं पर जब हम देखते हैं कि आपके शरीर में जब इसकी अधिकता होती है, आयोडीन की अधिकता होती है, तो उसके लिए आपका शब्द प्रयोग किया जाता है हाइपर थायराइडिज्म। और वहीं पर जब इसकी कमी होती है तो इसके लिए आपका प्रयोग किया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। यानी कि आपने देखा है कि हाइपर का प्रयोग होता है अधिकता के केस में, और हाइपो का प्रयोग होता है कमी के केस में, यानी कि न्यूनता के केस में। तो चलिए, एक हमारा छोटा सा प्रयास था आयोडीन के ऊपर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर प्रथम बार आए हों तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट जिससे हम आपके निरंतर कार्य कर पाएँ। चलिए, पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।